आज का विषय है विशेषण, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। आज हम इस पाठ में विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर के बारे में विस्तार से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आपने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक आदि के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा, समझा होगा। ये सभी शब्द विकारी शब्द हैं। उनमें से विशेषण भी विकारी शब्द ही है। विकारी शब्द का अर्थ है कि ये शब्द अपना रूप बदलते रहते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से इनका रूप परिवर्तित होता रहता है, इनमें विकार आता रहता है। जैसे अच्छी, अच्छा, अच्छे आदि। अब हम आते हैं विशेषण की परिभाषा पर। इसे समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गोल, काला, ऊंचा, थोड़ी, 1 किलो आदि। अब हम इनको और अन्य उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। गोल विशेषण शब्द को लेते हैं हम और वाक्य बनाते हैं। गेंद गोल है। यहाँ पर गोल विशेषण शब्द है। ये गेंद संज्ञा शब्द के गोलाई के बारे में बता रहा है। गेंद की विशेषता क्या है? गेंद गोल है। इसी प्रकार काला, काला विशेषण शब्द है और घोड़ा काले रंग का है। यहाँ पर काला जो है ये घोड़े की विशेषता है। घोड़े का रंग कैसा है? घोड़े का रंग काला है। इसी प्रकार ऊंचा, किला है। यहाँ पर किले की ऊंचाई बताई जा रही है कि बहुत ऊंचा किला है, किला ऊंचा है। यहाँ पे ये संज्ञा शब्द है और ये विशेषण शब्द है। किला की विशेषता क्या है? बहुत ऊंचा है। थोड़ी इसी प्रकार मैं थोड़ी मिठाई खाऊंगा। यहाँ पर थोड़ी विशेषण शब्द है और ये मिठाई संज्ञा शब्द है। मिठाई कितना खाएगा? कितना? थोड़ी। इसके परिमाण नहीं मालूम है, कितना खाएगा? थोड़ा मिठाई खाएगा। मैं थोड़ी मिठाई खाऊंगा। इसी प्रकार 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी दो। यहाँ पर 1 किलो विशेषण शब्द है।
ये चीनी की विशेषता बता रहा है कि चीनी कितना है, चीनी 1 किलो है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले या प्रकट करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये सब संज्ञा है। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। किला संज्ञा है। मिठाई संज्ञा है और चीनी संज्ञा है। यहाँ पर सभी संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम भी हो सकते हैं, जैसे वह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम की विशेषता वह अच्छा है। इस प्रकार ये विशेषण शब्द है और ये सर्वनाम है। इस प्रकार सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों, विशेष से किसे कहते हैं इसे अब जानेंगे इस परिभाषा के माध्यम से। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं। उदाहरण गोल, गेंद। यहाँ पर गेंद संज्ञा शब्द है और गोल विशेषण शब्द है। गेंद शब्द की विशेषता बताई जा रही है, गोलाई उसकी, इसलिए ये विशेषण शब्द हो गया और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहेंगे। इसी प्रकार काला घोड़ा। घोड़े की विशेषता क्या है? काला। घोड़ा काला रंग का है और इसीलिए ये विशेषण शब्द है। ये विशेषण शब्द है और घोड़ा संज्ञा शब्द है जो कि विशेष्य है। इसकी विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार ऊंचा किला। ऊंचा विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द है और किला विशेष्य है। किला संज्ञा शब्द है और ये विशेष्य है। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द यदि कोई प्रयोग करते हैं हम, जैसे वह अच्छा है। वह अच्छा है। यहाँ पर वाक्य बना रहे हैं। वह सर्वनाम शब्द है और इस सर्वनाम की विशेषता क्या है? अच्छा। अच्छा विशेषण शब्द है और वह विशेष्य हुआ। अब आइए हम विशेषणों के भेद पर आते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग, दशा आदि की विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अच्छाई और दोष, उसकी बुरी बातें, उसकी बेकार बातें, या आकार, उसका आकार कैसा है, गोल है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, कैसा है, स्वाद, वस्तु या संज्ञा किस प्रकार की है, खट्टी है, मीठी है, नमकीन है इत्यादि। इसी प्रकार रंग, उस वस्तु का रंग या उस संज्ञा शब्द का रंग कैसा है, काला है, पीला है, नीला है, गोरा है इत्यादि। इसी प्रकार दशा, उस संज्ञा शब्द की दशा कैसी है, अच्छा है कि स्वस्थ है, कि बचपना है उसके में कैसा है, ये दशा के बारे में पता चले। ऐसे शब्दों को हम जो है, ऐसे विशेषण शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रकार जो है गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग, दशा आदि के आधार पर जो हम गुणवाचक के भेद करते हैं
उसको एक बार हम वाक्य के रूप में देख लेते हैं। जैसे एक ईमानदार शब्द है, विशेषण शब्द है। अब इसका हम ये देख गुणवाचक है, ये गुण बता रहा है कि राम या मोहन ईमानदार बालक है। ईमानदारी का गुण है उस बच्चे में। दोष के बारे में इसी प्रकार दुष्ट है। दुष्ट शब्द से वह आदमी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। ये आदमी की दुष्टता के बारे में बताई जा रही है बात, तो ये दोष हो गया। इसी प्रकार नमकीन शब्द विशेषण शब्द है, इससे हम वाक्य बना सकते हैं। नमकीन, समुद्र का पानी नमकीन होता है। आकार इसी प्रकार ऊंचा, किला ऊंचा है। रंग काला, पीला आदि शब्द जो विशेषण शब्द हैं, इनका हम वाक्यों में प्रयोग करके बता सकते हैं। काला, घोड़ा काला रंग का है। घोड़ा संज्ञा शब्द है और काला उसकी विशेषता है और ये गुणवाचक विशेषण है। विशेषणों के भेद में सबसे पहला विशेषण का भेद मैंने बताया, गुणवाचक विशेषण। ये सभी के सभी गुणवाचक विशेषण है। दशा स्वस्थ, बालिका स्वस्थ है, लड़की स्वस्थ है। इस प्रकार वो लड़की संज्ञा शब्द है जो उसकी स्वस्थता के बारे में, उसकी दशा के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता है वो। इस प्रकार गुणवाचक विशेषण ये सभी हैं। दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का बोध कराने का मतलब है कि संज्ञा शब्दों के नंबर की जानकारी हो, उसकी संख्या की, कि वह कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है आदि। इस प्रकार जो है ऐसे विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या की जानकारी हमें प्राप्त कराते हैं। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण ये है, हेमचंद्र ने 2 आम खाए। यहाँ पर इस बात की जानकारी हो रही है कि हेमचंद ने कितने आम खाए। आम संज्ञा शब्द है और कितने, इसकी जानकारी हो रही है कि कितने, संख्या का बोध हो रहा है। आम के संज्ञा शब्द के संख्या का बोध हो रहा है कि ये 2 आम है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, 4 आम पक गए हैं। हमें जानकारी हो रही है कि आम पक गए हैं, कितने आम पक गए हैं, संख्या का बोध हो रहा है संज्ञा शब्द के। 4 आम, 4 आम। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, कुछ कॉपियां नीचे गिर गई हैं। गिर गई हैं, यहाँ पर कॉपियां संज्ञा शब्द है और ये हमें संख्या का बोध करा रही, क्योंकि हम संख्या गिन सकते हैं कॉपियों की कि कितनी कॉपियां हैं। बस ये निश्चित नहीं है कि कितनी है। संख्यावाचक शब्द जितने भी संज्ञा, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी गिनती हो सकती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे पेंसिल हुआ, कितनी पेंसिल, 4 पेंसिल, 5 पेंसिल। इसी प्रकार कुर्सियाँ, मेज, कितनी कुर्सियाँ हैं, 2 कुर्सियाँ, 3 कुर्सियाँ। तो ऐसे वस्तु या ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे की संख्या के बारे में बताने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं कि संज्ञा और विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता जो है संख्या के रूप में बताएं। अब ये संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराने का मतलब है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी कराना। बोध कराना का मतलब जानकारी कराना। निश्चित संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 6, 15, 16, 18 आदि। और ऐसी संज्ञा
वस्तुएं, ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम गिन सकते हों। जैसे इसके अलावा भी लड़कियों और चश्मे के अलावा भी जैसे पेंसिल, पेन, कुर्सी, मेज आदि, इनको हम गिन सकते हैं। यदि हम चावल, दाल, आटे की बात करें तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर गिनने योग्य संज्ञा वस्तुओं की जो शब्द विशेषण बताते हैं संख्या शब्द, उसे हम संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्दों की संख्या तो गिनी जाती है, लेकिन उसमें अनिश्चितता का बोध हो सकता है। हम उन्हें सही तरीके से नहीं जान पाएंगे कि किस संख्या में वो कितना है वस्तु। अब यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का हम उदाहरण देखते हैं। उसके पास 5 चश्मे हैं। यहाँ पर चश्मा संज्ञा शब्द है और उसकी संख्या 5 है। ये विशेषण शब्द है, चश्मे की विशेषता बता रहा है कि कितने चश्मे हैं, 5 चश्मे हैं। और चश्मा संज्ञा शब्द की विशेषता ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 2 लड़कियां गाना गा रही हैं। कितनी लड़कियां गाना गा रही हैं? 2। ये लड़कियां संज्ञा शब्द है और इनकी संख्या कितनी है? 2। एक निश्चित संख्या का बोध हमें हो रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चितता बनी रहती है कि कितने हैं वो संख्या में, तो ऐसे विशेषण शब्दों को हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण हम देखेंगे। पहला, अधिक यात्री बस द्वारा पुरी पहुँचे। यहाँ पर यात्रियों की संख्या गिनने योग्य है, लेकिन इसमें हम नहीं गिन सकते हैं क्योंकि ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अधिक विशेषण शब्द है, ये अधिक अनिश्चितता का बोध करा रहा है। कितने हैं ये निश्चित मात्रा में नहीं पता चलता है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द इसे कहेंगे। दूसरा इसी प्रकार उदाहरण देखिए। 2-4 आदमी बुला लाओ। यहाँ पर 2-4 निश्चित नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसलिए ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है, निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है आदमियों के बारे में, इसलिए ये 2-4 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तौल का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा और तौल, क्वांटिटी या उसकी माप तौल जिससे हम करते हैं, जिस भी चीज़ से उसे हम जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें बोध कराते हैं तौल का, जैसे 1 लीटर, 1 मीटर कपड़ा और 2 किलो चावल इत्यादि। इस प्रकार जो है हम संज्ञा के परिमाण का या मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। ममता ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पर कपड़े की मात्रा का बोध हो रहा है 2 मीटर, ये परिमाणवाचक विशेषण है। 1 लीटर पेट्रोल ले आओ। यहाँ पर पेट्रोल की मात्रा का बोध हो रहा है 1 लीटर। थोड़ा शरबत, यहाँ पे शरबत की मात्रा का बोध हो रहा है, अनिश्चित है, लेकिन गिलास में डाल दो। यहाँ शरबत की विशेषता जो है थोड़ा है और ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। अब इसके भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दोनों भेदों पर हम आते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या तौल का बोध होता है। उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे ममता ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। ममता ने
2 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पर कपड़ा 2 मीटर है, ये कपड़े की मात्रा बताई जा रही है और निश्चित मात्रा है कि 2 मीटर है, अतः यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये संज्ञा की निश्चित मात्रा को बता रहा है, निश्चित परिमाण को बता रहा है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, ये पेट्रोल की निश्चित मात्रा को बता रहा है कि पेट्रोल 1 लीटर ले आना है, अतः यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखिए, थोड़ा शरबत गिलास में डाल दो। यहाँ पर शरबत संज्ञा शब्द है और इसके निश्चित परिमाण का बोध नहीं हो रहा है, थोड़ा कितना चाहिए ये पता नहीं चल पा रहा है, अतः यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा, खीर में ज्यादा दूध डाल दो। ये दूध संज्ञा शब्द है, इसका ये विशेषण है और ज्यादा कितना ज्यादा ये पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए अनिश्चितता का बोध हो रहा है, अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार और कई उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे नवीन ने 6 किलो चीनी खरीदी। यहाँ पर 6 किलो परिमाणवाचक विशेषण है और चीनी संज्ञा शब्द है। चीनी जो है कितना खरीदी, नवीन ने 6 किलो खरीदी, ये परिमाण बता रहा है चीनी का। चीनी का तौल या माप किलो में होता है, किसी भी ठोस वस्तु की जो माप तौल होती है वो किलो में, ग्राम में, पाव में इत्यादि में होती है, कई इसके मापक हैं। और चीनी, चावल, आटा, दाल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी मात्रा जो है नाप तौल की जाती है। अब चौथे भेद पर आते हैं, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि इसका नाम है, सर्वनाम से एक प्रत्यय लग करके ये सार्वनामिक बना है कि सर्वनाम की विशेषता लिए हुए शब्दों को सार्वनामिक कहते हैं और उनसे बने शब्द विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पर ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के पहले लग करके या उनसे पहले प्रयोग करके और उन्हें विशेषण के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उन संज्ञा शब्दों के, ऐसे शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि हम अक्सर संकेत करते हुए या इशारा करते हुए हम बताते हैं ऐसे वाक्यों में इन्हें, इन सर्वनामों का प्रयोग करके। अब उदाहरण देखिए आप, उस बस में बैठ जाइए। यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, ये उस सर्वनाम शब्द है, बस संज्ञा शब्द है। संज्ञा के तुरंत पहले ये सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है और ये बस का विशेषण शब्द बन जाता है। बस की विशेषता बन जाती है कि पर्टिकुलर उस बस में बैठना है। इशारा करते हुए हम बताते हैं उस बस में, अगल बगल और भी बसें होंगी लेकिन हम बताते हैं कि नहीं, उस बस में बैठ जाइए। इसी प्रकार बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन हम संकेत करते हुए बताते हैं वह सर्वनाम शब्द है और लड़की संज्ञा शब्द है। वह लड़की की विशेषता हम इशारा करते बताते हैं कि वह लड़की, बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन हम उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि वह लड़की पढ़ने में तेज है। इस प्रकार संज्ञा शब्दों से पहले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं, वे संज्ञा शब्द का विशेषण बन जाते हैं। बस, लड़की इन वाक्यों में संज्ञा शब्द है और उसका विशेषण
जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो उस और वह हैं। अब आइए समझते हैं संख्यावाचक विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर कि संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गिनती की जाती है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उनके लिए हम संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के लिए हम संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग करते हैं। जबकि जिन वस्तुओं की माप तौल की जा सकती है या की जाती है, उनके लिए हम परिमाणवाचक विशेषणों का प्रयोग करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर पहले भी देख चुके हैं कि जिन वस्तुओं की जैसे 1 केले, 2 आम, 4 पेंसिल, 5 किताबें इत्यादि जो है ये संख्यावाचक विशेषण हैं। और 1 किलो प्याज, 2 किलो आलू, 1 लीटर तेल आदि जो है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गिनती की जा सकती है उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जबकि जिन संज्ञा या सर्वनाम वस्तुओं के परिमाण के बारे में हमें पता चलता है, उनके लिए हम जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण देखिए, कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी संज्ञा शब्द है और 50 विशेषण शब्द है। ये संख्यावाचक विशेषण शब्द है। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, सोहन ने 50 किलो ये परिमाणवाचक विशेषण है। चावल संज्ञा शब्द है, ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। चावल की मात्रा का बोध हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण में यही अंतर है कि हम वस्तुओं की संख्या गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के शब्दों के माध्यम से हमें वस्तुओं की संख्या का बोध होता है और परिमाणवाचक विशेषणों के माध्यम से हमें किसी वस्तु के परिमाण का या मात्रा का बोध होता है। अब हम आइए और भी उदाहरणों को देखते हैं। रीना ने 50 कहानियां पढ़ी। ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। कितनी कहानियां पढ़ी? 50 कहानियां। तो ये निश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार जो है रीना ने कुछ कहानियां पढ़ी। यहाँ पर कुछ शब्द जो है अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। कुछ कहानियां पढ़ी, कहानी जो है कुछ इसकी संख्या का निश्चित बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार परिमाण के भी बारे में है कि सोहन ने 50 किलो चावल खरीदे। यहाँ पर 50 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। यदि हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं सोहन ने बहुत ज्यादा चावल खरीदे। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा भी प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी भी प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी चावल खरीदे, अधिक चावल खरीदे इत्यादि जो है अनिश्चित परिमाण का बोध
करा रहे हैं, क्योंकि चावल जो है केवल मापा तौला जा सकता है, इसकी मात्रा को हम माप तौल के माध्यम से जान सकते हैं। इस प्रकार आपने परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर को समझ लिया होगा। अब हम आइए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर को समझते हैं। अब हम आते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझने पर। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए सर्वनाम कहलाते हैं, और जबकि जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करें वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, उदाहरण है, यह सिद्धार्थ की पतंग है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या संकेतवाचक सर्वनाम भी इसे कह सकते हैं। हम पतंग की तरफ दिखा करके कह रहे हैं कि यह सिद्धार्थ की पतंग है। यहाँ पर पतंग के लिए दिखाते हुए प्रयोग किया गया है, यह सर्वनाम की तरफ प्रयोग किया गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। और दूसरे वाक्य में यह पतंग पतंग संज्ञा के ठीक पहले यह प्रयोग किया गया है, पतंग को दिखाते हुए भी और उसके ठीक पहले प्रयुक्त होकर के ये विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यह पतंग सिद्धार्थ की है। ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार दूसरा, वह कल नहीं आया। ये सिंपल यहाँ पर जो है कोई संज्ञा नहीं लगा है, इसके बाद यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द है, वह कल नहीं आया, लेकिन यहीं पर दूसरे वाक्य में लड़का संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसके पहले सर्वनाम शब्द लगा है, लड़के के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है, वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यह सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयोग किए जाने लगा, लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का कल नहीं आया, यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार होती है। विशेषण शब्दों की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, उच्च, गुरु, तीव्र, सुंदर, मधुर आदि। ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं और मूल रूप से हैं। मूल रूप से इसमें कोई बदला नहीं है, पहले से ही परंपरा से ये चले आ रहे हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना जो है निम्न प्रकार से की जाती है। मूल रूप से तो ये विशेषण शब्द हैं, लेकिन हम अन्य विशेषण शब्दों की रचना भी कई शब्दों से मिला करके कर सकते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम से, क्रिया और अव्यय से। संज्ञा शब्द से, जैसे मान लीजिए ये उदाहरण देखिए, भूख शब्द है तो हम आ प्रत्यय मिला करके भूखा विशेषण शब्द बना देते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति बहुत भूखा है, यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वह व्यक्ति कैसा है, बहुत भूखा है। इसी प्रकार रोग शब्द है संज्ञा और रोगी विशेषण शब्द हो गया। रोग भाववाचक संज्ञा है, ये रोगी विशेषण शब्द हो गया। मामा, इसी प्रकार मामा से ममेरा शब्द बना हुआ है, दो से दूसरा शब्द बना है। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द से विशेषण शब्द हम बनाते हैं, जैसे वह सर्वनाम शब्द है, इससे हम विशेषण शब्द वैसा बनाएंगे। आप से आपका, जो से जैसा, तुम सर्वनाम से तुम्हारा आदि। इसी प्रकार क्रिया शब्द से हम विशेषण शब्द बनाते हैं, जैसे पढ़ना क्रिया है तो हम पढ़ाकू शब्द बनाएंगे, पढ़ाकू मतलब बहुत पढ़ने वाला। तैरना क्रिया है और तैरना से तैराक हम विशेषण शब्द बनाते हैं, भूलना से भुलक्कड़ आदि। इसी प्रकार अव्यय शब्द से हम विशेषण शब्द बनाते हैं, जैसे बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, नीचे से निचला, आगे से अगला आदि। ये सभी प्रत्यय जोड़ जोड़ करके हम विशेषण शब्दों की रचना
करते हैं। आपकी किताब में और बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, विशेषण शब्द, कि किस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, अव्यय से हम शब्द बनाते हैं। इसकी रचना दी गई है। आप इसे किताब से ही पढ़ेंगे और समझेंगे, याद करेंगे। बच्चों, विशेषणों की तुलना, यहाँ पर गुण या दोष के परस्पर अर्थात आपस में मिलान को विशेषणों की तुलना कहते हैं। जब हम किसी वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं या उनको मिलाते हैं, उसे ही हम विशेषणों की तुलना कहते हैं। इसके आधार पर हम विशेषणों की 3 अवस्थाएं बता सकते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं। फिर उत्तरावस्था, जिसको कि इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। और तीसरा उत्तमावस्था। पहले हम मूलावस्था पे आते हैं, जिसे कि इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती है। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती है। विशेषणों का सामान्य रूप प्रयोग किया जाता है। विशेषण का सामान्य रूप है अच्छा, बुरा, सुंदर इत्यादि। एक उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर रहमान छोटा है। यहाँ पर रहमान की विशेषता क्या है? वह छोटा है। यहाँ पर संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है और सामान्य विशेषण का प्रयोग किया गया है, छोटा। दूसरा, ख, डेविड बड़ा है। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं सामान्य विशेषण का सामान्य रूप प्रयोग किया गया है, बड़ा। डेविड को बड़ा बताया गया है। डेविड की विशेषता क्या है? वह बड़ा है। दूसरा, उत्तरावस्था में आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। इस अवस्था में किसी विशेषण द्वारा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सबसे लंबा है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, दोनों के बीच में। तो इस प्रकार की तुलनाएं की जाती हैं और तुलना करते हुए किसी एक की कमी या अधिकता बताई जाती है। जैसे उदाहरण देखिए आप, उदाहरण, डेविड रहमान से बड़ा है। यहाँ पर बड़ा के आगे से जोड़ करके हम दोनों में कंपेयर करते हैं, दोनों में तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है। तो इस वाक्य में डेविड रहमान से बड़ा है, तुलना की जा रही है रहमान से डेविड की। दूसरे वाक्य में आप देखिए, रहमान डेविड से छोटा है। से छोटा है, यहाँ पर विशेषण शब्द, सामान्य विशेषण शब्द के पहले से जुड़ा हुआ है और रहमान और डेविड में तुलना की जा रही है। तो इस प्रकार दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में विशेषणों द्वारा जिस प्रकार तुलना की जाती है और किसी की न्यूनता या कमी बताई जाती है, किसी की अधिकता बताई जाती है, उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। अब आइए देखते हैं उत्तमावस्था, जिसे कि इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इस अवस्था में एक के गुणों की अनेक के गुणों से तुलना की जाती है और उसकी सबसे अधिकता अथवा न्यूनता बताई जाती है। कमी या अधिक, न्यूनता मतलब कमी और अधिकता मतलब ज़्यादा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था, इस अवस्था में, इस दशा में गुणों के दो के बीच में तुलना नहीं की जाती है, अनेक लोगों के बीच तुलना की जाती है। 3, 4, 5, 6 कुछ भी वस्तुएं हो सकती हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसकी उनके बीच में तुलना की जाती है और जो सबसे अच्छा होता है या जो सबसे खराब होता है उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ उदाहरण देखते हैं, क, रहमान सबसे छोटा है। यहाँ पर छोटा जो सामान्य विशेषण का रूप है, उससे पहले सबसे शब्द जुड़ जाता है और सबसे छोटा हम रूप बनाते हैं। इसी प्रकार रहमान सबसे छोटा है। इसी प्रकार डेविड सबसे बड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा
विशेषण के सामान्य रूप के साथ सबसे जोड़ करके हम बनाते हैं उत्तमावस्था। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि सामान्य अवस्था विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है, मूलावस्था में प्रयोग किया जाता है और इसमें किसी से किसी की तुलना नहीं की जाती है और ये उस व्यक्ति या उस वस्तु के अच्छाई या बुराई जो भी गुण बताए जाते हैं विशेषण का प्रयोग होता है। सामान्य विशेषण का के सामान्य रूप का प्रयोग होता है। उत्तरावस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और इसमें तुलना करते हुए किसी एक की कमी या अधिकता बताई जाती है। यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, से बड़ा है, डेविड रहमान से बड़ा है, रहमान डेविड से छोटा है। और यहाँ पर उत्तमावस्था में आप देख रहे हैं कि दो लोगों के बीच न तुलना करके केवल कई लोगों के बीचों में तुलना की जाती है, कई वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और तब जो है अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। अब आइए देखते हैं विशेषण शब्दों का रूप परिवर्तन, कि किस प्रकार विशेषण शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। लिंग, वचन और कारक के कारण शब्दों के रूप बदल जाते हैं। आइए इसको देखते हैं किस प्रकार ये बदलते हैं। आकारांत पुल्लिंग विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। आकारांत का मतलब है आ से अंत, आ स्वर से अंत होने वाले शब्द, उन्हें हम आकारांत कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा इत्यादि। अब इस प्रकार और इकारांत मतलब ई से, बड़ी ई से अंत होने वाले शब्द, अच्छी, पतली, बुरी आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लिंग, वचन और कारक के कारण शब्दों के रूप बदल जाते हैं। आकारांत पुल्लिंग विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग प्रयोग करते हैं इसका, तो ये विशेषण शब्द अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। अच्छा लड़का, ये पुल्लिंग है, लड़के के साथ हम अच्छा शब्द का, विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं और जब हम स्त्रीलिंग लड़की में आते हैं तो हम अच्छी इकारांत में बदल देते हैं। इसी प्रकार पतला आदमी, पतला आदमी ये पुल्लिंग है और इसके साथ विशेषण शब्द पतला प्रयोग किया गया है, परंतु स्त्रीलिंग औरत शब्द के साथ हम पतली शब्द प्रयोग करते हैं, इकारांत में बदल जाता है, आकारांत इकारांत में बदल जाता है। अब दूसरा एक और है नियम, आकारांत पुल्लिंग विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। बहुवचन में एकारांत मतलब ए से अंत होने वाले शब्द बन जाते हैं विशेषण शब्द। यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, अच्छा लड़का, ये एक वचन है, लड़का एक वचन है और इसके साथ हम आकारांत शब्द अच्छा विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है और यहाँ पर लड़के जब बहुवचन में हो जाता है ये, तो यहाँ पर ये एकारांत हो जाता है, अच्छा से अच्छे में बदल जाता है। ये विशेषण शब्द अच्छा एक वचन के लिए प्रयोग किया गया, परंतु बहुवचन के लिए हम एकारांत में इसको बदल देते हैं और अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पतला धागा, एक वचन है, ये एक वचन धागा है और यहाँ पर इसीलिए पतला विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, आकारांत प्रयोग है। लेकिन जब हम बहुवचन के लिए, बहुवचन ये धागे बहुवचन रूप हो गया शब्द का, संज्ञा शब्द का, और इसके लिए हम तब विशेषण शब्द जो है पतले एकारांत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक और नियम है, कारक के कारण, कारक आप पढ़ चुके हैं, कारक के कारण विकार, विकार मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन। आकारांत पुल्लिंग विशेषणों में ही होता है। क्या है, कारक के कारण यदि विकार आता है तो जो आकारांत पुल्लिंग विशेषणों में ही होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, काला घोड़ा, ये पुल्लिंग शब्द है, काला प्रयोग किया गया है, ठीक है, काला प्रयोग किया गया है। अब ये काले घोड़े ने दौड़ लगाई, यहाँ पर काला से हम एकारांत में बदल देते हैं, काले घोड़े ने, क्योंकि ये कारक चिन्ह है, ने यहाँ पर कारक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे है तो ये एक वचन, लेकिन यहाँ ने के कारण जो है ये घोड़े बना है और इसलिए रूप परिवर्तन इस शब्द के साथ हुआ है,
घोड़े ने, काले घोड़े ने। यहाँ पर इसी तरीके से पीला कपड़ा, पीला कपड़ा एक वचन है और यहाँ पर इसके साथ पीला किया गया है, लेकिन कारक के कारण कपड़े का के कारण यहाँ कपड़े हुआ है और इसलिए ये रूप परिवर्तन अपना कर लेता है, पीले हो जाता है। पीले कपड़े का पाजामा बनवा लो, ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह के कारण ये अपना रूप बदलते हैं। कौन से रूप बदलते हैं? आकारांत पुल्लिंग विशेषण शब्द। यहाँ पे आकारांत, ये ध्यान देना होगा कि ये आकारांत होना चाहिए, सिर्फ ये ही अपना रूप बदलते हैं और कोई अन्य शब्द नहीं बदलते हैं विशेषण शब्द। विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण जैसे गरीब शब्द विशेषण शब्द है, लेकिन इसे हम गरीबों बहुवचन के रूप में प्रयोग करके ये संज्ञा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। गरीबों को कोई नहीं पूछता। यहाँ गरीब से गरीबों बना करके गरीब विशेषण शब्द से हम गरीबों लिखते हैं और संज्ञा शब्द बना लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, अच्छों के साथ रहने से मान बढ़ता है। यहाँ पर भी आप देखते हैं अच्छा विशेषण शब्द है और यहाँ पर बहुवचन में बना करके इसको अच्छों लिख करके संज्ञा शब्द बना लेते हैं और संज्ञा शब्द यहाँ बन जा रहा है अच्छों के साथ। कोई अच्छे लोग हैं, व्यक्ति हैं जिनके साथ रहने से मान बढ़ता है, तो ये दोनों शब्द संज्ञा बनते हैं। तो गरीबों और अच्छों, इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर संज्ञा के रूप में हुआ है। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अब हम आते हैं प्रविशेषण पर। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि विशेषण शब्द की भी विशेषता ये शब्द बताते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा, सबसे आदि। यहाँ पर वह काफ़ी मोटा है, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं वाक्य, वह काफ़ी मोटा है। ये विशेषण शब्द है, सामान्य विशेषण है ये। इसके पहले जुड़ता है और काफ़ी मोटा है। हम मोटा शब्द विशेषण तो है ही है, लेकिन उसकी विशेषता बताता हुआ ये शब्द काफ़ी है, इसे ही हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, रमा बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है, सुंदर विशेषण शब्द है और सुंदर की भी विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, इसीलिए यह प्रविशेषण हुआ। इसी प्रकार मैंने बहुत बड़ा सांप देखा। यहाँ पर बड़ा सांप की विशेषता बड़ा है, लेकिन इन बड़े के आगे बहुत शब्द लगा हुआ है, यह प्रविशेषण शब्द है। ये बड़े को भी बहुत बड़ा बता रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रविशेषण हुआ। बिल्ली सबसे, चौथा उदाहरण देख लीजिए। बिल्ली सबसे चालाक पशु है। चालाक विशेषण शब्द है और सबसे ये प्रविशेषण है। यहाँ पर ये आप ये मत सोचिए कि ये उत्तमावस्था यहाँ पर है। बिल्ली सबसे चालाक पशु है, यहाँ पर सबसे जो है प्रविशेषण है। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है और इस पाठ को आप पढ़िएगा, समझिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।